Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. जैसे तो आप सबको पता ही होगा कि हम एनालाइज कर रहे थे सब इंस्पेक्टर पुलिस के एग्जाम का। ये वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन है। आज हमने पॉलिटी सेक्शन के बारे में पढ़ना है। हमने देखना है कि पॉलिटी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ देखेंगे। सिलेबस में दिया क्या क्या हुआ है, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में क्या क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात की गई है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज, राइट्स एंड इश्यूज। हम देखेंगे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछे जाते हैं तो कितने डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एज पर आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अभी बात चल रही है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। देखो, आंसर की तरफ मत भागना। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम नहीं आने वाला है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपको आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3 नहीं पूछा हुआ है, आपको बताया भी गया है कि 55 सब क्लॉज 3 में क्या आता है। वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल जो है मगअप करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपको सब आर्टिकल पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंदर क्या पूछ रहे हैं वो। बस आपको थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए। कम से कम अगर आप याद रखने भी चाहते हो, आर्टिकल 1 से लेके 51A तक आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी आर्टिकल जो पूछे जाते हैं अगर, तो इसी के अंडर आ जाते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैसे हो गए, डीपीएसपी के रिलेटेड हो गए, फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड हो गए, इंडिया का यूनियन के बारे में हो गए, ठीक है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हो गए। ये आर्टिकल थोड़े इसके अंडर आ जाते हैं। अगर इसके अंडर आप अगर बाई चांस पढ़ना चाहते हो फंडामेंटल राइट में, तो आपको याद रख ले तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोला हुआ है, ठीक है, या फिर आर्टिकल 21A क्या लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है। अगर इस टाइप के आप याद रखना चाहते हो तो कोई ठीक है, वो आप यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात। तो देखो अब आपसे ना कम से कम ना इलेक्शन के बारे में पूछें। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं बेसिकली, सेंट्रल लेवल पे मैं आपको 5 एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता हूँ। एक हो गया हमारे प्रेसिडेंट, एक हो गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट, एक हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक हो गया हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक हो गया हमारे अटॉर्नी जनरल। आपको कम से कम इनका पता होना चाहिए कि इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, अगर इलेक्शन होते हैं, अगर चुने जाते हैं, अपॉइंटमेंट इनकी कौन करता है, इन रेजिग्नेशन किसको देते हैं, और अगर इनको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, इनको इम्पीच किया जाता है, तो वो कौन करता है। कम से कम इतने आपको जनरल नॉलेज तो इसके बारे में होनी चाहिए। अगर आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट हमें आपको पता है कि हायरार्की में सबसे बड़ा है एग्जीक्यूटिव में। तो कम से कम अगर इसके बारे में आपने पढ़ा हो गई, तो इसके इलेक्शन के बारे में बात की है तो आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, उनको चुना जाता है। और साथ में वो इनडायरेक्ट होती है इलेक्शन, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। अब आप पढ़ रहे हो तो आप कम से कम इनके इलेक्शन के बारे में पढ़ लेना कि इनके इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन आता है, इनको वोटिंग कौन कौन कर सकता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। देखो, जब आप स्टार्ट करते हो पॉलिटी पढ़ना तो आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, एक प्रीफेस है। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ना शुरू करते हो, उसमें इंडेक्स के बारे में लिखा होता है ना, कि कौन से पेज में आप क्या पढ़ने वाले हो। इसमें बेसिकली उसका जिस्ट दी होती है। इसके बारे में बोला है कि इंडिया एक कैसी डेमोक्रेसी है। अगर सबसे पहले देखो, एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है। फिर वो क्या क्या प्रोवाइड करती है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, हम आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसी चीज़ें आपके बारे में लिखी हुई है। और जब वो खत्म होता है ना प्रियम्बल, उसके एंड में क्या लिखा है कि हम इंडियन अडॉप्ट करते हैं हमारे किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, ऑन नवंबर 26 1949। जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे, कम से कम एक बार प्रियम्बल आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्योंकि आप उससे पूछ सकते हैं कि बताओ कि प्रियम्बल में क्या क्या लिखा है, और प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है। बेसिकली उसको एक बार अमेंड किया गया, और कम से कम ये पता लगा देना कब अमेंड किया, किस अमेंडमेंट एक्ट में उसको अमेंड किया गया, और क्या क्या उसमें चेंजेस आई थी। क्योंकि ये भी थोड़ा आपका पॉलिटिक्स के थ्रू आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है कमेंसमेंट, लागू होना, और एक होता है अडॉप्शन। हमने सिर्फ क्या कर दिया, अडॉप्ट कर लिया, हमारे पास ये आ गया। कमेंसमेंट आपकी स्टार्ट हुई थी कब, 26 जनवरी को हुई थी 1950 को। बट हमने अडॉप्ट कब कर लिया था, उसके एग्जैक्ट 2 महीने पहले। तो ये भी आप दिमाग में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम अ मेंबर हु इज सिलेक्टेड फॉर फुल टर्म ऑफ द राज्यसभा सर्व फॉर द पीरियड ऑफ। अब देखो किसकी बात चल रही है, राज्यसभा के मेंबर के लिए। अब आपने सुना होगा राज्यसभा अपर हाउस होता है सेंटर में। अब उसके इलेक्शन की बात क्या चलिए, पहली बात तो ये परमानेंट हाउस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है परमानेंट हाउस है तो कभी डिसॉल्व नहीं होने वाला। अब कितने उसका टर्म पीरियड होता है, जैसे मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ क्या। 2020 की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, 24, 26, 28, 30, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन होते हैं यहाँ वैसे। अगर 245 मेंबर होते हैं, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम मान के चलते हैं कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, 300। तो हर 2 साल बाद ना इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं ना, उनको क्या कर दिया जाता है,
वो रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि उनका टर्म पीरियड पूरा हो गया होता है। और हर 2 साल बाद इनकी जगह नए 1/3 मेंबर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हर साल ना, हर 2 साल बाद दो 300 में से ना 100 हर बार नया मेंबर आएगा। सपोज यहाँ पे अगर कितने थे, 300 मेंबर थे, ठीक है। अब हर 2 साल बाद क्या होगा, यहाँ पे 200 मेंबर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना 100 क्या हो गया इनमें से, उसको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया। और उसकी जगह ना नए इलेक्शन कराए और उनमें कितना हो गया, 100 हमने ऐड ऑन किए। अब अगले 2 साल बाद क्या होगा, वापस ऑफ कोर्स माइनस हमने यहाँ पे 100 कर दिया, हमने यहाँ पे भी -100 कर दिया। अब हमारे पास नीचे कितने बचे, 200। 200 में प्लस अब कितने वापस कितने करेंगे हम, 100, क्योंकि अब 100 निकाल रहे हैं, हमें कम से कम पूरी उतनी स्ट्रेंथ तो मेंटेन रखनी है ना। अगर हम 100 निकाल रहे हैं तो हमें 100 ऐड भी करने पड़ेंगे। इधर भी सेम होगा। फिर हम 100 निकालेंगे, फिर यहाँ 200 रह जाएंगे, फिर हम 100 ऐड करेंगे। फिर यहाँ से हम 100 निकालेंगे, फिर यहाँ 200 रह जाएंगे, फिर हम 100 ऐड करेंगे। फिर यहाँ हम 100 निकालेंगे, फिर यहाँ 200 रह जाएंगे और फिर हम 100 ऐड करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि देखो, जो ये वाला है ना, 100 जो न्यू मेंबर आए, ये कब निकलेंगे जाके, ये निकलेंगे यहाँ पे जब ये पहुंचेगा। तो इनको कितने साल हो गए, 200, देखो 2022 में इसको इलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे इसको 2 साल हो जाएंगे, यहाँ पे इसको 4 साल हो जाएंगे, यहाँ पे इसको पूरे जाके 6 साल हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये 100 लोगों को ना रिमूव किया गया है, जो हटाया गया राज्यसभा से, जिनका टर्म पीरियड पूरा हो गया है, ये वही मेंबर हैं जो 2022 में जिनकी क्या हुई थी, इलेक्शन हुआ था और उनको इलेक्ट किया गया था। ये वही मेंबर है। और ये 100 मेंबर कौन से, ये वाले जो यहाँ रिमूव हुए। क्यों? क्योंकि इनको भी 6 साल हो गए। इसी तरीके से हर 2-2 साल बाद क्या किया जाता है, 1/3 मेंबर को हटाया जाता है 245 में से। और अब अगर राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हो तो कम से कम इतना पढ़ लेना कि प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करता है। और कम से कम ये भी याद रख लेना कि उनको किस किस फील्ड से चुना जाता है, जैसे लिटरेचर, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया दैट कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश देम। ठीक है। सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए कि लॉ कौन बनाता है। लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर। अगर हम आपको इतना भी पता होता ना तो आप चेक कर सकते थे कि इनमें से लेजिस्लेचर है कौन, क्योंकि लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर में आता है, नहीं ये जुडिशरी का पार्ट है, ये नहीं है। प्रेसिडेंट कौन है, एग्जीक्यूटिव है, तो ये भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर क्या एग्जीक्यूटिव है, क्यों? मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में क्या कहा था, मैंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। देखो कम से कम आपके 2 ऑप्शन तो यहीं से निकल गए, प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। क्यों? क्यों दोनों एग्जीक्यूटिव हैं। और लॉ हमेशा कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। ठीक है। बचा कौन, पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट में लोकसभा भी आ रहा है, राज्यसभा भी आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा सही आंसर क्या हो गया, पार्लियामेंट। देख सकते हो आप कि इतने डेप्थ में कुछ नहीं पूछ रहे, सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल। अगर आपने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा होता, सबसे पहली चीज आपको यही पढ़ाई जाती है क्या, कि बताओ कि लॉ कौन बनाता है। पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं। ठीक है। जब यहाँ से पास, एक हाउस से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर लास्ट में जाकर उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लेने पड़ते हैं, पर प्रेसिडेंट ने उसको लॉ नहीं बनाया। प्रेसिडेंट सिर्फ सिग्नेचर दिया। वो बनाया किसने, लाया लोकसभा प्लस राज्यसभा ने। तो आई होप इतना आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर 16th लोकसभा इलेक्शन। देखो अगर यहाँ पे डेट डाली होती ना कि 16 लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था, 2014, आप 2 मिनट में बता देते कि आंसर हमारा डी आता है, नरेंद्र मोदी। बट वहाँ पे डेट लिखी नहीं हुई है, तो आपके लिए मे बी ये क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। तो इसलिए कम से कम जब आप थोड़ा बहुत आप जो पॉलिटी का करंट से आएगा ना, अगर आ भी गया ना, तो आपको मे बी वो पूछ लें कि जो अभी लेटेस्ट न्यू कौन आया हुआ है, प्रेसिडेंट आया हुआ है, उनका नाम क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मे बी आपसे पूछ लें कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है। मे बी आपसे पूछ लें कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, या आपसे पूछ लें डिफेंस मिनिस्टर कौन है। क्योंकि कम से कम ये जो कैबिनेट के मिनिस्टर है ना, ये जो 5 से 8 जो मोस्ट आप कह सकते हो पावरफुल मिनिस्टर है, उनके बारे में कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है उसके रिलेटेड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। Which of the following is an incorrect option pertaining to the protective legislation acted by the respective governments। अब देखो बात की जा रही है कि कौन सा लाया, जो लाया गया क्या, लोगों को इनजस्टिस से बचाने के लिए, सोशल इंजस्टिस से बचाने के लिए और उनके एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए। ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। इसका मतलब क्या है कि इन 4 ऑप्शन में से ना 3 ऑप्शन आपके ठीक है, मतलब वो लॉ आए हुए हैं लोगों को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए। सिर्फ एक उनमें से एक ऐसा ला जो कभी नहीं आया गया, जो रॉन्ग आंसर है। तो हम चारों के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या होगा।
सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2002। देखो क्या होता था, ये ट्राइबल एरियाज के लिए बेसिकली आया हुआ है। ट्राइबल एरिया क्या कह सकते हैं कि कोई भी अगर, मैक्सिमम आपको पता होगा ट्राइबल पीपल कहाँ पे रहते हैं, जंगल एरिया में रहते हैं। जो ट्राइबल पीपल कहाँ रहते हैं, जंगल एरिया में रहते हैं। अब ना उनके पास कभी कभी क्या कर दिया जाता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करना, या फिर किसी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देती थी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनको उस जगह से हटा दिया जाता था। अब उनको उस जगह से हटा दिया जा रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है कि जो फॉरेस्ट ट्रेडिशनल जो ट्राइबल पीपल होंगे उनके पास उनके कागजात नहीं होंगे जंगल में रहने के, जो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये बिलोंग हमसे करती है लैंड। तो तभी उनको ना रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो इसलिए ना एक लॉ लाया गया। कौन सा? ये वाला लॉ लाया गया। इस लॉ में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कोई भी अगर ट्राइबल पीपल 75 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं, उनको एक हेरिडेटरी राइट्स मिल जाएंगे, जिसका नाम क्या होगा, पट्टा। उनको लॉ दे दिया जाए, ये दे दिया जाएगा ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। जैसे किसी भी अगर फार्मर को अगर लोन लेना हो तो उसको अपने बताना पड़ता है कि मेरे पास ये ज़मीन है, तो उनको लोन मिल सकता है। वैसे ही ये पट्टा शो करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपना लोन ले सकते हैं। या अगर सरकार उनको वहाँ से हटा रही है, रिहेबिलिटेट कर रहेगी, तो वो बता सकते हैं कि ये हमारी यहाँ पे ज़मीन है, जिसकी वजह से क्या करेंगे, उनको प्रॉफिट मिल सकता है, उनको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। तो तभी ये उनको लाया था उनकी एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए। इस सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। बेसिकली इस लॉ में क्या हुआ था, इस लॉ में इसलिए एक्ट आया था क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम ये डिस्क्रिमिनेशन वाले एलिमेंट बहुत ज़्यादा थे। आपको पता है सो कॉल्ड अपर क्लास और लोअर क्लास बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे होती थी, ज़मींदारी सिस्टम था 1947 से पहले, तो वो मेंटालिटी अभी ख़त्म हुई नहीं थी। तो इसलिए ये एक्ट लाया गया ताकि अगर कोई पकड़ा जाए किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, तो हम क्या कर सकें, उसको पनिशमेंट दे सकें। तो ये लॉ उस इस टाइम इसलिए पास किया गया था। डी ऑप्शन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। देखो वही, देन अगेन सेम क्या है, वही अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाली मेंटालिटी। क्या होता था कभी कभी कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों क्या करते थे, कभी कभी उनके साथ ना काफ़ी ह्यूमिलेटेड काम करते थे। जैसे क्या करते थे, उनकी कभी आधी मूछ काट देनी, उनके मुंह में कालक लगा देनी, कभी कभी उनको चप्पलों का हार पहना देना, उनको गधे के ऊपर बैठा के कहीं आगे पीछे घुमाना। ये क्या होता है, काफ़ी उनको उनकी इमेज में काफ़ी ना एक तरीके से दाग आ जाता था, उनकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी कम हो जाती थी, जिससे उनको ना उनको सोशल स्टिग्मा झेलना पड़ता था। अब इस चीज़ को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये एक्ट लाया। इस एक्ट में क्या किया गया कि अब इस टाइप के जो भी अगर अनरूली बिहेवियर करता है ना कोई इंसान, तो क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे। अब उसको पनिशमेंट देंगे कैसे, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बना के। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया कि आपको आपके ऊपर अगर इस एक्ट के अंदर आपके ऊपर अगर एफआईआर लग गई है तो आपको बेल नहीं मिलने वाली, ताकि डिस्क्रिमिनेशन कम किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश के आज़ाद होने के बाद भी, इतनी देर बाद भी अगर इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमने कम से कम क्या करने थे, कोई ना कोई सीरियस स्टेप उठाने थे। तो इसलिए ये एक्ट पास किया गया ताकि डिस्क्रिमिनेशन को जितना हो सके कम किया जा सके। बट ना जो ऑप्शन बी है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, ऐसा कोई लॉ नहीं आया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है, बी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा। आई होप आपको जिस्ट मिल गया होगा क्या कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो आप जब से आगे आप तैयार करोगे तो कम से कम ये चीज़ दिमाग में रख के आप क्या करना, कोई भी चीज़ क्वेश्चन देना, अगर आपने कोई मॉक दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, तो आपको ध्यान में रख देना कि अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसको ज़्यादा इतना टेंशन देने की जरूरत नहीं, अगर मॉक टेस्ट में आपके वो क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। थैंक यू।